नमस्ते दर्शकों। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन का 19वां भाग। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और बिलख बिलख नहीं रोया। वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर हैं। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिके हो जाता है, आत्मा शुभ्धा हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विरहल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों ना अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी ना हो पाते। पर उनका हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी ना लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही ना समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वह प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता ना था, जालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी। पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहाँ क्या समझकर बैठे हैं, इसलिए तो कि वह स्वाधीन हैं, आज़ाद हैं, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह ना देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी, गोपी, जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े करहा कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू। बाबूजी, मैं तो मर कर जिया हूँ। बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा ना थी, कोई आगे ना कोई पीछे। दोनों लौंडे आवारा हैं। मैं मरूं या जीऊं उनसे मतलब नहीं। उनकी माँ को मेरी सूरत देखकर डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई। वह ना होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक ना हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा ना लिख दिया। छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी, छुट्टी लेने के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजा। 16 रुपए किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं
वह बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम ना उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा? मुंशी जी ने माथा ठोंक कर कहा, होगा क्या, घर बैठा रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है? महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट ना दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं। क्या करूं? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तरदूद ना करें। मैं आज पान खाने नहीं, भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। बहू जी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, जालपा को पुकारते हुए। मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तशकीरी उनके सामने रख कर कहा, पहले वह खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हैं वो पुरानी हो गई हो। रमेश, जी कहीं हो ना, रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झटपट उठकर बैठे। उनका ज्वर मानो भाग कर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया है, कलकत्ता में है, कोई खत आया था? रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी? जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें। वाह, क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को ना सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपट कर बोली, बहन, कलकत्ता से पत्र आ गया है, वही है। रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, तुम चलोगी? रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं? बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुभा होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम ना थे, सब ना जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊं, इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं ना रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी ना मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद ना जा सके, दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वह मैं कर दूंगी। मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी।
शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा। और दिन भर उनके पास कौन बैठा रहेगा? रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आ ही जाओ। बेचारे वहां ना जाने किस दशा में होंगे, तो यह तय रहा ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जालपा चली जाएं और पकड़ लाएं, गोपी को साथ लेती जावें। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी? मुंशी जी की आपत्ति तो थी। उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति ना होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल ना सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों ना खुश होता। विशंबर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा ना बनाया होता तो आज उसकी यह हक तलफी ना होती। गोपी ऐसे कहाँ से बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई ना कोई चीज़ खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंबर रो रहा था। उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहाँ कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजा मित्र के कार्यालय में जाना, वहाँ से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो हैं ही। जालपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशाले हैं, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की ज़रूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई ना कोई इंतज़ाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे? रतन, कोई ज़रा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत, ठोकर जमाकर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकालकर, इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ, इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिर का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी हवा निकल जाएगी, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो ज़रा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। दलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियाँ उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था। चलता तो मुद्दे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नज़र में वह कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते।
क्यों उसके डील डोल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़ कर बोला, किसी ने जरा चीच उपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। चालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्चर्य, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद तो प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति को वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया, अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया, रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी। देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दीन ने ना कुछ खाया और ना सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखियां लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी ना थी कि पसीना बहे या पंखे की ज़रूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दीन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गू ने लौटे से में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवी दीन आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को ना पूछती थी। देवी दीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नजरों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम ना पीऊंगा। तो हाथ मुंह धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवी दीन झुंझला ना पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दीन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ जलपान कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवी दीन ने पंखियां दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? देवी दीन, अभी नहीं, छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है पक्का मतलबी। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सज़ा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या मजाल ज़रा भी हिचकिचाए? अब एक भी ना बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल दैव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ।
जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलबी तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवी दीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के तो जो दूसरों का गला काटे उसको जहर देना भी पाप नहीं है। सहसा दो प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा ना थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दीन है। मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया तो मैं जाऊं ना। यह कहता हुआ वह चला गया। देवी दीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा बैठो, कब आए घर से? गोपी ने एक खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ हैं, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ। अब ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो। धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं चलो, मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया, फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में पिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साफ भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे। बेटी, आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना। बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें ना मालूम हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दीन भी ऊपर आ गया था। बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा ना चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाएगी। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना? जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात ना थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक ना दी। देवी दीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम? बार बार समझाया कि घर भर पत्र भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही ना थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा ना था।
समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे छिपी ना थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, यह उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी खोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए, तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है जितना किसी अन्य शोबे में ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती, निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे ना लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास ना आया। अवश्य कोई ना कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सच्चाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवी दीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं हुई। यहाँ वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से आए यहाँ से कहीं ना गए, बाहर निकलते ही ना थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सूबे में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दारोगा पहले तो रिश्वत मांगे था, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में ना जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ ना बोलना पड़ेगा, पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो रहा, क्या करता। जग्गू, ना जाने सबों ने कौन सी बूटी सूंघा दी, भैया तो ऐसे ना थे। दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल की किसी की और आंख उठाकर देखा हो। देवी दीन, कोई बुराई ना थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी बोके में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवी दीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा। बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर भांडा गोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत ना हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान ना था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लज्जा कर फिर बाहर चला गया।
देवी दीन ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे सामने ना खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे और हमारे कौन बैठा हुआ है, जग्गू ने गर्व से कहा। वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे, चालपा ने मुस्कुरा कर कहा। अब तुम्हें भोजन ना बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी, जग्गू ने आपत्ति की। हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में ना क्यों बनूं? चालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। जग्गू, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है, फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। चालपा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देवी दीन ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कह दी, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटीक के यहाँ रहते थे क्या? खटीकी तो मालूम होते हैं। चालपा ने फटकार कर कहा, खटीक हो या चमार, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेशी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है। अगर यह नीचे हैं तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी हाथ मुंह धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे, पर रहेगा तो चमार ही। चालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। चालपा की इच्छा कुछ खाने की ना हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना ही से उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में ना जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के। सभी सजा पा जाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या ना पड़ेगी। कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। ओह, कितनी बड़ी नीचता है। यह कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्युनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो ही क्या सकता है। इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों ना यह अपना बयान बदल दें। उन्हें मालूम हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दे। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है। वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद खत पहुंच जाए।
देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा। मुश्किल है, पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी ना होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर धरसी डाल कर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे, खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दीन ने चकित होकर कहा। हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवी दीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अब कितनी दूर है? और वहाँ हाथे में रोशनी तो होगी ही। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाएं तो क्या पूछना। इमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूंगी। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान ना बदलें तब क्या होगा। कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह धर ले तो। इस शंका से वह सहम उठी। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुक्ति भर अके के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता है अगले द्वार पर उसे अके ना मिलेंगे, गालियां ही मिलेंगी। फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मानता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा ही का अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी ना था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवी दीन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, हाँ, शायद यह बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता। यह बंगला छोड़ दिया तो लौट चलें? नहीं, जरा पता लगाना चाहिए, गए कहाँ। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया है। जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा।
तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी का क्या हुआ? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबतियों में कहा। इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। ना जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं। भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर ना दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है? जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ? कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी। देवी दीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध ना आया, ग्लानि ना आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों ना दे, उसे ठुकरा ही क्यों ना दे, वह उसे अपयश के अंधेरे खड्डे में ना फिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि जब वह आ जाए तो हमें खबर दे दें? हाँ, कह दिया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए देखिए गबन का अगला भाग। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।